जय हिंद। दोस्तों, यहाँ जो आप वीडियो देख रहे हो ये आजकल काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। इस वीडियो में जो आप चेयर पे बैठे जिनको देख रहे हो वो हैं जयपुर के डीसी, और उनके टेबल पे जिनको आप देख रहे हो वो है एक दिव्यांग जो अपनी समस्या सुना रहे हैं डीसी को। एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो डीसी थे अपने ऑफिस में बैठे लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इतने में ये एक दिव्यांग किसी तरह उनके ऑफिस में आया। जैसे ही इन्होंने देखा तो इन्होंने अपनी सीट से उठ के इनको अपने टेबल पर बिठाया और सबसे पहले इनको प्रायोरिटी दी और बैठ के बहुत पेशेंटली इनकी समस्या सुनी और पूरा एश्योरेंस दिया कि इनकी समस्या का हल निकाला जाएगा। अब इस एपिसोड के थ्रू आप जो आईएएस की पर्सनैलिटी का एक छोटा पार्ट होता है, एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, उसको देख सकते हो कि किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये अगर आईएएस ऑफिसर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो ये आईएएस ऑफिसर आईआईटी जेईई में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल कर चुके हैं। आईआईटी दिल्ली के पास आउट हैं। उसके बाद यूपीएससी में भी उस टाइम पे 2 ऑप्शनल्स होते थे, तो इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स थे, और आईएएस के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया इन्होंने। इतनी अचीवमेंट्स के बावजूद भी कितने ज्यादा ग्राउंडेड हैं और कितने अच्छे से किसी को जिसको जरूरत है इनकी अटेंड कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी मोटी सरकारी नौकरी हासिल कर लेते हैं और फिर भी कोई उनसे कुछ रिक्वेस्ट करने आया है, कुछ उनसे मदद मांगने आया है तो बिल्कुल भी ढंग से अटेंड नहीं करते हैं, उल्टा इंसल्ट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अभी आईएएस की तैयारी करना ही शुरू करते हैं, पहले ही उनमें अकड़ आ जाती है। आप लोग कई बार मुझसे पूछते हो कि सर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए एक आईएएस लाइक पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें। बेसिकली आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि हम एक जो आईएएस को हम देखते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि अभी तक आपको ये तो पता नहीं होता कि आईएएस एक्चुअल में वर्किंग कैसे करता है। आपकी कोई मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर डायरेक्ट इंटरेक्शन तो हुई नहीं होती। तो आप जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे होते हो बेसिकली ये होता है कि जो एक आईएएस लाइक पर्सनैलिटी हम मूवीज में, रील्स में या यूट्यूब पे देखते हैं वैसी कैसे डेवलप करें। बट क्या ये क्वेश्चन सही है, या इसकी जगह आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हाउ टू डेवलप अ पर्सनैलिटी और क्वालिटीज दैट कैन हेल्प मी टू बिकम एन एफिशिएंट ऑफिसर। आपको लगेगा कि हाँ बेटर क्वेश्चन ये है। और एक थर्ड क्वेश्चन ये हो सकता है कि डू आई पोजेस इनफ क्वालिटीज टू बिकम एन एफिशिएंट आईएएस ऑफिसर, एंड इफ नॉट देन कैन आई डेवलप देम। सही क्वेश्चन ये है कि क्या आपके अंदर उतनी क्वालिटीज हैं जो कि आपको इन फ्यूचर एक एफिशिएंट आईएएस ऑफिसर बनने में मदद कर सके, और अगर नहीं है तो उनको क्या मैं डेवलप कर सकता हूं। अब हम ये समझते हैं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब भी ढूंढते हैं आज के सेशन में। देखो, जो हमारे अंदर क्वालिटीज होती हैं या ट्रेट्स होते हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है रिजिड ट्रेट्स, दूसरे हैं फ्लेक्सिबल ट्रेट्स। रिजिड ट्रेट्स का यहां मतलब ये है कि ऐसी क्वालिटीज जो कि बचपन से हम जिस तरह से पले बड़े हैं, जिस तरह के माहौल में रहे हैं, और वो क्वालिटीज हमारे अंदर आई हैं, बट उसके बाद उनको चेंज करना एक नॉर्मल इंसान के लिए काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। अगर वो चाहे भी चेंज करना तो कुछ हद तक कर पाता है, बट कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज अपना इंप्रेशन छोड़ती ही हैं। और दूसरी है फ्लेक्सिबल ट्रेट्स। ये ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि या तो हमारे अंदर बहुत ही कम आई हैं या कुछ हद तक आई हैं, बट हम उसको किसी ना किसी तरह चेंज कर सकते हैं। इनको चेंज करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इन क्वालिटीज को जो दोनों तरह की हैं इनको अभी हम डिस्कस करते हैं, और हम ये देखेंगे किस तरह से ये हमारे जो आगे के फ्यूचर हैं उसमें काम करती हैं। बट हम ये समझते हैं कि इन क्वालिटीज का ग्राफ चलता कैसे है एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। देखो, यहां पर मैं एक ग्राफ दिखा रहा हूं जहां एक्स एक्सिस पे मैंने दिखाया टाइम और वाई एक्सिस पे मैंने लिखा है क्वालिटीज। तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ के साथ साथ इन क्वालिटीज का पैटर्न रहता कैसे है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजिड क्वालिटीज की। अब रिजिड क्वालिटीज में अब आप समझ लो ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि विद टाइम ज्यादा चेंज नहीं हो पाती हैं। चाहे हमें कोई भी ट्रेनिंग मिल जाए, कोई बाहर वाला हमें बहुत लेक्चर दे रहा है, थोड़ी देर हमारे ऊपर असर रहता है, फिर वापस हम उसी ट्रैक पे आ जाते हैं। अब इनिशियली कोई भी इंसान है वो बचपन में बहुत तेजी से चीजें सीखता है, तो इनिशियल जो ग्रोथ ग्राफ होगा क्वालिटीज का वो बहुत एक शार्प स्लोप के साथ होगा, बट उसके बाद ये थोड़ा सा स्टेग्नेशन पे आ जाएगा। अब ये एक रिजिड क्वालिटी मैं दिखा रहा हूं यहां पर जो डेवलप हुई है। अब ये जो मैं यहां पे फेस दिखा रहा हूं, ये दिखा रहा हूं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने पहले अपने स्कूल में गया, कॉलेज में गया, यूपीएससी की तैयारी की, और ये वो फेज है जब वो लबासना के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है। क्योंकि हमारे में से काफियों को ये वहम होता है कि हम लबासना में ट्रेनिंग करने जाएंगे तो ये क्वालिटी हमारे अंदर तब आ जाएगी, उसके बाद ये
मुझे कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में, मेरे करियर में हेल्प करेगी। तो रिजिड क्वालिटी के अंदर बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है, थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और अब ये वो फेज आ गया है जब आप सर्विस में एंटर हो गए हो, अपने फील्ड में काम करने लग गए हो, और अब भी इन क्वालिटीज में कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है। ये इस तरह से ही चलती रहेंगी आपके लाइफ टाइम। और दूसरी तरफ अगर हम फ्लेक्सिबल क्वालिटीज की बात करें तो उनका ग्राफ कैसे रहता है कि मान लो एक कोई क्वालिटी है जो आपके अंदर इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है बट कुछ हद तक हुई है, और अब आपका ट्रेनिंग वाला फेज है, तो उसमें वो क्वालिटी एक अच्छे ग्राफ के साथ डेवलप हो जाएगी क्योंकि आपको थोड़ी ग्रूमिंग मिली है। अब उसके बाद जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में एक्सपीरियंस लेते हो तो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ये क्वालिटीज और ज्यादा डेवलप हो सकती हैं। अब इस ग्राफ की जो स्लोप है कि ये कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है कुछ केसेस में, वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपके अंदर सीखने की जो शक्ति है या इच्छा है वो कितनी है। कुछ लोगों के अंदर होता है कि ठीक है मैं खुद के एक्सपीरियंस से भी सीखूं, सामने वाले की गलतियों से भी सीखूं, मेरे आसपास जो हो रहा है उससे भी सीखूं, तो उनके केस में ग्राफ एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है लाइफ में, जो कि बहुत अच्छी चीज है। बट कुछ केस में ये भी हो सकता है कि वो कहें कि ज्यादा मुझे सीखना ही नहीं है और अपनी गलतियों से भी नहीं सीख रहे हैं, तो उस केस के अंदर ये ग्राफ जो है बहुत ज्यादा शार्प नहीं होगा। बट यस, डेफिनेटली इन चीजों में इंप्रूवमेंट होगी। अब एक बार वापस से ये समझते हैं कि मैं किन किन चीजों की बात कर रहा हूं इस रिजिड और फ्लेक्सिबल क्वालिटीज के अंदर। देखो, रिजिड क्वालिटीज होती हैं उस टाइप की क्वालिटीज जो कि मैंने आपको बताया है चेंज नहीं होंगी, एक बार आ गई। अब मान लो कोई बंदा डिसऑनेस्ट है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे स्कूल टाइम में आपको लगता है बड़े झूठ बोलते हैं, उन पर विश्वास करना मुश्किल है। अब उनके अंदर एक डिसऑनेस्टी वाली, इसको मैं क्वालिटी नहीं बोलूंगा, एक ट्रेट बोलूंगा, एक डिसऑनेस्टी वाला एक ट्रेट आ गया है। ऑनेस्टी वाला ट्रेट इतना रिजिड हर एक के केस में नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि ठीक है पहले ऑनेस्ट थे बट कई बार उनको लालच कोई इतना बड़ा दिखता है कि वो अपनी ऑनेस्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, तो वहां आप उसको एक रिजिड ट्रेट नहीं मान सकते हो। आपको बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स दिख सकती हैं जो कि मान लो सर्विस में एंटर किए, वहां लालच दिखा तो डिसऑनेस्ट हो गए, करप्ट हो गए। ऐसे ही जो डिसऑनेस्टी वाली चीज है, इसको मैं रिजिड इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई इंसान अपनी एक नॉर्मल लाइफ के अंदर भी डिसऑनेस्ट है तो आप ये मान के चलो कि सर्विस में एंटर होगा तो वो डिसऑनेस्ट होगा ही होगा, वो एक करप्ट इंसान होगा ही होगा। तो ये एक रिजिड ट्रेट है। एक्सट्रीमली सिंपैथेटिक या नॉन सिंपैथेटिक, हम कहते हैं सिंपैथी होनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट के अंदर, बट हद हर चीज की खराब होती है कि एक्सट्रीमली सिंपैथेटिक होना भी खराब हो जाएगा, क्योंकि उस केस के अंदर आप कुछ बैलेंस्ड डिसीजंस नहीं ले पाओगे, सही डिसीजंस नहीं ले पाओगे। और एक्सट्रीमली नॉन सिंपैथेटिक होना भी खराब है क्योंकि उस केस के अंदर आप सामने वाले की मजबूरी ही नहीं समझोगे। जैसे कि अभी हमने एक वायरल वीडियो के अंदर डिस्कस किया, वहां पे एक सिंपैथी वाला फैक्टर था, वो एक अंदर से चीज आई है। तो ये जो अगर कोई इंसान बिल्कुल ही नॉन सिंपैथेटिक है अपनी लाइफ के अंदर, तो अनलेस एंड अनटिल उसकी लाइफ के अंदर कोई बहुत एक सडन कोई ऐसा इवेंट हो जाए जो उसको अंदर से हिला दे, तो हो सकता है कुछ हद तक चेंज हो जाए, बट अदरवाइज इसका एक्सट्रीम भी एक रिजिड ट्रेट ही है। ऐसे ही कुछ लोगों को प्राइवेसी बड़ी अच्छी लगती है, उनको लगता है यार मेरी पर्सनल स्पेस में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं जब आप सर्विस करोगे तो सर्विस के दौरान अगर आपको लगेगा कि ज्यादा इंटरफेरेंस हो रही है, मेरे पास कोई प्राइवेसी ही नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज अनकंफर्टेबल कर देगी। डोंट वॉन्ट टू बी कंट्रोल्ड और इंटरफेयर्ड, कि आप नहीं चाहते कि मेरे ऊपर ज्यादा कंट्रोल रहे, मुझे अननेसेसरी डायरेक्शंस हर चीज में दी जाए, कोई और मेरी लाइफ को डिसाइड करे, हर एक्शन मेरा डिसाइड करे। तो जिन लोगों की ये आदत होती है उनको भी दिक्कत आएगी। और ये चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी ट्रेनिंग नहीं चेंज करवा सकती, आपका जो फील्ड में एक्सपीरियंस है वो चेंज नहीं करवा सकता। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हर करियर फील्ड हर एक के लिए नहीं है। इसीलिए कुछ लोग सिविल सर्विसेज में जाने के बाद भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये तरह की आदतें आपके अंदर हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज अनकंफर्टेबल करेगी ड्यूरिंग योर करियर। हार्ड वर्किंग, अब अगर कोई इंसान हार्ड वर्किंग है तो वो चीज रिफ्लेक्ट होगी उसके हर काम के अंदर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हार्ड वर्किंग होते हैं बट उनको ये नहीं पता चलता कि मैं हार्ड वर्क करूं किस चीज में। एक बार उनको बता दो कि आपका ये एक फील्ड है, आपने इसमें हार्ड वर्क करना है और इसके थ्रू आपको आउटपुट मिलेगा, तो वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। तो सिविल सर्विसेज अगर कोई क्रैक कर रहा है वो डेफिनेटली हार्ड वर्किंग तो है, उसको एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, तभी वो सिविल सर्विसेज क्रैक कर पाएगा और करने के बाद फील्ड में भी वो हार्ड वर्क कर पाएगा। अब बात वही होती है कि वो हार्ड वर्क एक
ऑनेस्टी के साथ कर रहा है कि वो अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ कर रहा है, कोई करप्शन नहीं कर रहा, और दूसरे हार्ड वर्किंग वो भी होते हैं जो कि करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो अलग वे से अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब फ्लेक्सिबल ट्रेड्स की अगर हम बात करें, ये वो हैं जो कि हो सकता है आपके अंदर कुछ हद तक हो या बिल्कुल ना हो, बट इनको आप डेवलप कर सकते हो, ट्रेनिंग के दौरान कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन के दौरान कर सकते हो, अपने जो फील्ड में एक्सपीरियंसेस लोगे उस दौरान कर सकते हो। अब पहली जो फ्लेक्सिबल क्वालिटी है वो है एक्सटर्नल लुक्स। ये देखो ऐसी चीज है जो कि आपकी कभी भी इंप्रूव हो सकती है। मान लो आपको पहले एक आईएएस ऑफिसर वाला ड्रेसिंग सेंस क्या होता है वो नहीं पता था, कोई फिक्स ड्रेसिंग सेंस तो वैसे होता ही नहीं है, बट स्टिल एक आप कहते हो कि डिसेंट वे से आप जाते हो बाहर, जब एक आईएएस ऑफिसर की तरह जाते हो, तो ये चीजें आपको ट्रेनिंग के दौरान समझ में आ जाती हैं, जब आप फील्ड में जाते हो तब आपको समझ में आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर एक हम्बल बैकग्राउंड से आया, एक सिंपल बैकग्राउंड से आया है, तो उसको एक पहले सीखना पड़ेगा प्रेपरेशन के दौरान कि ठीक है मुझे एक्सटर्नली कैसे अपनी बनावट रखनी है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, एक एफिशिएंट आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। कंसिस्टेंट होना, मैंने अभी रिसेंटली एक सेशन डाला था कि आपको प्रेपरेशन के दौरान कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो कंसिस्टेंसी आपको हर चीज में चाहिए, सिर्फ अपनी प्रेपरेशन में नहीं चाहिए, अपना जो ऑफिस का काम होगा उसके अंदर भी चाहिए, सो डैट आप एफिशिएंटली काम कर सको। तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो कि आप इंप्रूव कर सकते हो जब आपको समझ आएगा कि ये चीजें दिक्कत दे रही हैं, ये चीजें मेरी कंसिस्टेंसी में हर्डल क्रिएट कर रही है, मैं उनको हटा दूं अपने रास्ते से, तो मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, तो आप इंप्रूव कर लोगे। डिटर्मिनेशन, फोकस्ड, डेडिकेशन, ये जो चीजें हैं ये भी आप इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि फोकस नहीं कर पाते या डेडिकेशन नहीं दिखा पाते, डिटर्मिनेशन नहीं दिखा पाते, क्योंकि उनको अपना रास्ता ही नहीं पता होता कि मुझे फोकस किस रास्ते पे करना है। अगर उनको बता दिया जाए या समझा दिया जाए या गाइड कर दिया जाए कि ये एक रास्ता है जिसपे तुझे फोकस करना है, तो उनका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन अपने आप निकल के आना शुरू हो जाएगा, अगर उनका उस चीज में इंटरेस्ट है। अगला पॉइंट है हैबिट ऑफ डिटेल्ड एनालिसिस। अब कई लोगों को डिटेल्ड एनालिसिस करने की आदत नहीं होती है, उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टास्क करना है तो डिटेल्ड एनालिसिस करने की आदत नहीं है। लाइक यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, सिलेबस का, पैटर्न का, तो डेफिनेटली कमी रहेगी। ऐसे ही जब फील्ड में काम करोगे तो कोई सामने एक सिचुएशन है, डिटेल्ड एनालिसिस करके अपना एक सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, अप्रोच नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये अपनी हैबिट आप इंप्रूव कर सकते हो। प्रेपरेशन दौरान से ही डिटेल्ड एनालिसिस करने की आदत डालो। न्यूज का डिटेल्ड एनालिसिस किया, कल यही चीजें आपकी रिफ्लेक्ट होंगी वर्किंग के अंदर। फॉर्मुलेटिंग प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है जब आप एक सिविल सर्वेंट के तौर पे फील्ड में काम करते हो, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बनानी किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए। प्रिपरेशन में भी ये चीज की जरूरत पड़ती है, तो इसको आप अपनी धीरे धीरे आदत का पार्ट बनाओ। जितना ज्यादा अपनी प्रिपरेशन में इसको पार्ट बनाओगे उतना ही कल ये चीजें फील्ड में आपको हेल्प करेंगी। और पर्सनैलिटी जो कहते हैं रातों रात डेवलप नहीं होती है किसी भी एक एफिशिएंट आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, वो धीरे धीरे एक प्रोसेस है, आप रोज सीखते चले जाते हो। आप जब 60 की एज में रिटायर भी हो गए, आप ये नहीं कह सकते कि मैं मोस्ट एफिशिएंट आईएएस ऑफिसर बनकर रिटायर हुआ हूं, नहीं, आपसे एफिशिएंट कोई किसी फील्ड में होगा, कोई आपसे कम होगा, बट आपको सीखते चले जाना है। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग, ये भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको पहले से ही आनी चाहिए तभी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो या एक अच्छे आईएएस ऑफिसर बन पाओगे। डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती हैं जब आपको पता है कि मुझे इंटरव्यू भी देना है यूपीएससी का, उसके लिए भी आप प्रिपरेशन के दौरान तैयारी करते हो, मॉक इंटरव्यूज देते हो। लबासना में ट्रेनिंग के दौरान भी इस चीज की ग्रूमिंग होगी, डेफिनेटली होगी। जब आप फील्ड में जाते हो, जब आपको डायरेक्टली सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ ये चीजें अपने आप निकल के आती हैं, बट यस डेफिनेटली आपको खुद पे काम करना होता है। बीइंग पेशेंट, अगेन ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि ऑलमोस्ट हर यूपीएससी एस्पिरेंट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि प्रोसेस ही ऐसा है। बट ये चीज आपको एज एन आईएएस ऑफिसर भी अपने अंदर मेंटेन करनी होती है। इसी से रिलेटेड है लिसन मोर एंड स्पीक लेस, मतलब पेशेंटली सामने वाले की बात सुनना, सामने वाला जितना मर्जी बोले उसकी सुनना, स्टाफ वालों की सुनना कि वो क्या कहना चाहते हैं, बट आप जो बोलो वो क्वालिटी बोलो जिसके अंदर दम हो। जो अननेसेसरी ज्यादा बोलते हैं उनकी बातों में ज्यादा वेटेज नहीं रह जाती है। सो एब्जॉर्ब करो आपके सराउंडिंग क्या इनपुट आ रहे हैं, उन इनपुट्स को प्रोसेस करके एक क्वालिटी आउटपुट देने की आदत डालो। यही चीज आपके यूपीएससी के अंदर आंसर राइटिंग में चाहिए, यही चीज आपके यूपीएससी के इंटरव्यू में चाहिए। उसके बाद फिटनेस, अब कुछ लोग सोचते हैं कि अभी मैं यूपीएससी की तैयारी कर लूंगा तो उसके बाद लबासना के अंदर तो सुबह सुबह रनिंग करवाएंगे, वहां पे जाके मैं पतला हो जाऊंगा,
और फिर मेरी फिटनेस अच्छी हो जाएगी, मैं फील्ड में भी फिर उस टाइम फिटनेस मेंटेन करूंगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कल एक आईएएस आईपीएस बनोगे तो आपका जो एक वर्क प्रोफाइल होगा वो फील्ड में बहुत ज्यादा हेक्टिक रहेगा। जितना टाइम अभी आप यूपीएससी प्रिपरेशन को दे रहे हो कई पोस्टिंग्स में, उससे भी कहीं ज्यादा आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में तब कहां से आपको फिटनेस का टाइम मिल जाएगा? जब अभी आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है तो नहीं आप फिटनेस को प्रायोरिटी दे रहे। तो जब तब आपकी रूटीन जो आपकी कंट्रोल में नहीं होगी तो तब कहां आप अपने आपको टाइम अच्छे से देने का सोचोगे? ये चीजें अंदर से अभी से आनी चाहिए। तो वेट मत करो कि मेरी लबासना में ट्रेनिंग शुरू होगी। आपने कुछ एक फेज के लिए 1.5-2 साल के लिए फिटनेस मेंटेन नहीं करनी है, पूरी जिंदगी के लिए करनी है। जहां आप पोस्टेड हो एज एन एसडीएम डीसी, वहां पे लोग आपको एक आइडल की तरह देखते हैं। आप फिट हो गए तो लोगों को भी एक मैसेज दे सकते हो। और कहते हैं ना एक पर्सनैलिटी आईएएस ऑफिसर की, जब आप फिट हो गए, एक फिट आईएएस ऑफिसर अपने आप में ही बहुत से मैसेज लोगों को देता है और अपने आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी निकल के आती है उस बंदे की। तो ये चीज तो बहुत जरूरी है, इसको प्रिपरेशन के साथ साथ इग्नोर मत करो। और फिटनेस बाहर से होगी तो अंदर से आप मेंटली भी फिट करोगे, ज्यादा एफिशिएंटली प्रिपरेशन कर सकोगे, ज्यादा एफिशिएंटली फील्ड के अंदर प्रेशर्स को टैकल कर सकोगे। और बीइंग डिप्लोमेटिक, कई लोगों को डिप्लोमेसी स्टार्टिंग में नहीं आती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि जो अंदर फील किया सामने वो रिफ्लेक्ट कर दिया। और ये चीज कई बार आपको अलग अलग सिचुएशंस में नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है। अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपके कहीं नुकसान करवा सकती है, आपके फील्ड वर्क में कई बार नुकसान करवा सकती है। बट ये चीज ऐसी है जो कि आप धीरे धीरे गलतियां कर करके सीखोगे। जब आप मान लो फील्ड में एक सिचुएशन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कुछ बोल देते हो या रिएक्ट कर देते हो, फिर आपका कुछ नुकसान होता है, फिर आप रियलाइज करते हो यार मैंने ये गलती की थी, बट उससे सीखो, अगली बार वो गलती मत करो। तो आपको समझ आएगा कि अब मुझे बैलेंस्ड वे से इस पे कैसे रिएक्ट करना है। फिर किसी दूसरी सिचुएशन में फिर गलत वे से रिएक्ट करोगे, एक्शन लोगे, तो आप रियलाइज करोगे, सीखते चले जाओगे, तो अपने आप आपके अंदर से वो जो एक डिप्लोमेसी वाली क्वालिटी होती है वो निकल के आएगी। और एक आईएएस ऑफिसर के लिए डिप्लोमेटिक होना बहुत ही जरूरी है। सो अभी से इन चीजों को अपने अंदर लाना शुरू करो। जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में इंटरेक्ट करते हो, अपने पीयर ग्रुप में इंटरेक्ट करते हो जो बाकी के आपके फ्रेंड सर्कल में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर चीज पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है, क्योंकि वो चीज आपको नुकसान ही देगी। तो अभी से थोड़ी सी डिप्लोमेसी सीखो, बाद में फील्ड में तो आपको इसको एक बहुत हाई स्केल पर लेके जाना है। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी कुछ और क्वालिटीज हो सकती हैं, बट मेरा बताना आपको ये था कि आपके अंदर कुछ रिजिड क्वालिटीज हैं, कुछ फ्लेक्सिबल क्वालिटीज हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी ये रिजिड क्वालिटीज आइडेंटिफाई करनी होती है, क्योंकि इनमें से कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो कि आपके एक एफिशिएंट आईएएस ऑफिसर बनने में या आपको लाइफ को एंजॉय करने में हर्डल क्रिएट करवाएगी। क्योंकि हर करियर हर एक के लिए नहीं है। तो अपने आप को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कहीं आप ऐसी पर्सनैलिटी तो नहीं हो जो एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए है ही नहीं, क्योंकि हर इंसान आईएएस बनने के लिए भी नहीं बैठा। हो सकता है आप किसी और काम के लिए बने हो और किसी काम में अच्छे हो। तो अगर आप इनको पास कर जाते हो कि भाई मेरे अंदर रिजिड क्वालिटीज जो एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए चाहिए वो तो हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, तो आप इन पे काम कर सकते हो। फिर ये कोई बड़ा इशू नहीं है और कोशिश करो अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही इन पे काम करना शुरू कर दो। तो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से आपको इस चीज पे क्लैरिटी होगी है कि हाउ यू कैन डेवलप योर क्वालिटीज टू बिकम एन एफिशिएंट आईएएस ऑफिसर इन द फ्यूचर। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।